हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, जैव नियंत्रक के रूप में। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात ये है कि जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट आता है तो फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायो कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें आती हैं। और अगर एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर की बात करते हैं जिसमें रासायनिक खाद की बात होती है और उधर पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड की बात होती है, मीन्स वहाँ केमिकल के ज़रिए ही कंट्रोल किया जाता है और केमिकल्स के ज़रिए ही कहीं ना कहीं खेतों की उर्वरा शक्ति में इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो ये बायो कंट्रोल जो एजेंट्स हैं वो एक्चुअली एक नेचुरल चेक एंड बैलेंस प्रोसेस पर आधारित ये प्रक्रिया है। मीन्स मानना ये जाता है कि नेचर में अगर कोई हानिकारक कीट की बढ़ोतरी होती है तो अल्टीमेटली उसे कंट्रोल करने वाले हमारे मित्रवत कीट भी होते हैं और वो उन हानिकारक पेस्ट या पीड़कों को नियंत्रित भी करते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड जो किसान हैं उनका ये मानना है कि हानिकारक कीटों को भी पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर नष्ट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकृति के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि उनका मानना है कि प्रकृति में जितनी ज़्यादा विविधता होती है, नेचर में जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, उतनी ही हमारी नेचर ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, ज़्यादा सस्टेनेबल होती है, ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केमिकल एग्रोकेमिकल जो एग्रीकल्चर है उससे बायो पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इन रसायनों का यूज किया, जिससे क्या हुआ, दुष्परिणाम हुए, प्रदूषण की मात्रा बढ़ी। तो उसका विकल्प है बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो समझते हैं। वही ग्रीन रिवॉल्यूशन कंसेप्ट आता है कि रासायनिक खेती, रासायनिक खेती की प्रक्रिया में पीड़कों का नियंत्रण, पीड़कनाशी दवा, पीड़कनाशी रसायन के उपयोग द्वारा होता है, उपयोग द्वारा होता है। ठीक है, पीड़कों का नियंत्रण पीड़कनाशी रसायन के उपयोग द्वारा होता है। ठीक, जिससे जल थल वायु, जल थल वायु सभी प्रकार के प्रदूषण बढ़ते हैं।
अतः जैविक खेती में जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग न केवल कृषि बल्कि प्रकृति के लिए भी लाभदायक होते हैं। ठीक है, रसायनों का उपयोग हानिकारक कीटों के साथ साथ हानिकारक कीटों के साथ साथ मित्रवत कीटों को भी नष्ट करते हैं। ठीक है, हानिकारक पीड़कों का पूर्णतः नष्ट करना संभव प्रकृति के लिए भी सही नहीं, बल्कि प्रकृति के लिए भी हानिकारक कारक है। ठीक है, जैव विविधता, क्योंकि प्रकृति के स्थायित्व के लिए अधिक जैव विविधता का होना आवश्यक है। अधिक
जैव विविधता लाभकारी मानी जाती है। लाभकारी मानी जाती है, ठीक है। अतः जैव नियंत्रकों के द्वारा चुनिंदा पीड़कों को ही नियंत्रित किया जाता है। अतः जैव नियंत्रक कुछ विशिष्ट पीड़कों अथवा रोगाणुओं को ही नियंत्रित करते हैं, जो प्रकृति के लिए जो प्राकृतिक फ्लोरा एवं फौना के लिए भी लाभकारी है। फ्लोरा का मतलब होता है कि एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधों के प्रकार एवं उनकी संख्या, और फौना का मतलब होता है जंतुओं के प्रकार एवं उनकी संख्या, ठीक है। अब हम पीड़कों के बारे में समझेंगे, है ना। लेडी बर्ड, कौन? लेडी बर्ड, जिस पर लाल काले काले चिन्ह होते हैं, एफाइड्स, एफाइड्स को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये है कैसा, देख लेते हैं। लेडी बर्ड, तो लेडी बर्ड कुछ ऐसा होता है। ये इसके पंख, इस पर एक्चुअली काले और लाल धब्बे भी पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। दिस इज लेडी बर्ड, है ना। ये कौन है? लेडी बर्ड।
ठीक है। ड्रैगन फ्लाई के द्वारा मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है। किया जाता है। तो ये एक अच्छे जैव नियंत्रक है। तो नेचर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वहाँ पर प्रकृति में सभी जीवित रह सकते हैं, और ख़ास तौर से जो जैविक खेती है उसमें किसी भी जीव को लॉस नहीं होता, सबको अपना हक मिलता है, सबको अपनी ज़िंदगी सर्वाइवल के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है ना। तो ये बात हो गई। इसके बाद में ये तो ड्रैगन फ्लाई का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सकेट्स ऑफ ड्राइड स्पोर्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ। क्या? अब जो देखो पहले दो पैराग्राफ है ना इसमें, वो बस रीड करने वाले, इसका मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हो लास्ट पैराग्राफ, इसमें क्वेश्चन, तो इसकी एक एक लाइन को ठीक से हमें समझना। जैसे ये लाइन एज इट इज एनसीईआरटी ने फॉलो की है, मतलब एनसीईआरटी की है। अब इसके बाद में अगली कहानी है कि बैसिलस थुरिंजेंसिस, बैसिलस थुरिंजेंसिस बीटी जीवाणु से प्राप्त प्रोटीन को सुगंधित शुष्क बीजाणु के रूप में जल के साथ ब्रेसिका मतलब सरसों तथा फल युक्त पौधों पर छिड़काव स्प्रे किया जाता है जिससे बटरफ्लाई कैटरपिलर मतलब तितली की लार्वावस्था, तितली की लार्वावस्था को नियंत्रित किया जाता है।
नियंत्रित किया जाता है। क्लियर? नियंत्रित किया जाता है। ओके, क्योंकि जब यह बीजाणु इनकी आंत में पहुंचते हैं, इंटेस्टाइन पहुंचते हैं, तब लार्वा की आंत को प्रभावित करते हैं, जिससे कैटरपिलर मृत होते हैं। ठीक है, मृत होते हैं तो इनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण किया जाता है। क्लियर? तो ये अब एक और चीज़ है, आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे जो बीटी क्रॉप्स है, जैसे बीटी ब्रिंजल है, बीटी सोयाबीन है, जैसे आपका बीटी मेज है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मौजूद हैं। और ये एक्चुअली ये एक विशिष्ट कीट को खुद ही स्वयं ही डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होती है। ठीक है, तो बीटी फसलें ये बायोटेक में हम पूरी डिटेल के साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बीटी क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी सोयाबीन, बीटी क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन, बीटी मेज, बीटी सोयाबीन। ओके, बीटी ब्रिंजल मतलब बैगन, बीटी मस्टर्ड मतलब सरसों आदि को विकसित किया गया है जो विशिष्ट कीट को, जो विशिष्ट पीड़क मतलब पेस्ट को नियंत्रित करते हैं। अब ये सारी प्रोसेस बायोटेक में हम पढ़ चुके हैं, नियंत्रित करते हैं। क्लियर? नियंत्रित करते हैं। जैसे यहाँ पर किया जाए तो बीटी जो कॉटन है वो एक्चुअली एक गोल कृमि है, बोलवर्म, उसे कंट्रोल करता है, ये आप भली भांति जानते हो। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्राइसिन को इंसर्ट किया जाता है और ये जब गोल कृमि के इंटेस्टाइन में पहुंचता है, मिड गट में पहुंचता है, तो एल्कलाइन मीडियम मिलता है
और एल्कलाइन मीडियम में जो प्रोक्रिस्टलाइन है वो क्रिस्टल प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और वो क्रिस्टल प्रोटीन एक्चुअली वहाँ पर एक टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलती है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो पीडक है उसकी आंत में छिद्र बनाता है, पोर्स जनरेट करता है, और पोर्स जनरेट होने से उसमें वाटर की फिलिंग होती है और पीडक की आंत फूल जाती है और वो मर जाता है। तो इस तरीके से ये बीटी क्रॉप्स अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन के द्वारा बोलवर्म, गोलकृमि को नियंत्रित किया जाता है। गोलकृमि को नियंत्रित करते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे बोलवर्म को ये कंट्रोल करता है। ओके, तो ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। अब है एक ट्राइकोडर्मा का कंसेप्ट। ट्राइकोडर्मा भी एक फंगस है, ये जड़ों में पाया जाता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको इंफॉर्मेशन और भी देता हूँ। ट्राइकोडर्मा है ना, क्या? ट्राइकोडर्मा नेक्स्ट वही है। ट्राइकोडर्मा एक कवक है जो प्राकृतिक रूप से पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। इसके द्वारा रूट बॉर्न डिसीजेस, कौन सी? जड़ों में उत्पन्न होने वाली कहा जाता है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फ्री लिविंग फंगस दैट आर वेरी कॉमन इन रूट सिस्टम, effective controlling of several plant pathogens। ठीक है, इसके द्वारा जड़ों में, जड़ तंत्र में उत्पन्न होने वाली अनेकों रोगाणु जनित
बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। ओके, यह मृदा में स्वतंत्र भी वृद्धि करता है। ओके, इसके द्वारा मृदा बीज जड़ आदि को उपचारित किया जाता है। उपचारित किया जाता है। उपचारित किया जाता है। इज दैट क्लियर? ऐसे। अब इसके बाद में एक अगला है बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस बैक्यूलोवायरस यह अच्छा जैव नियंत्रक माने जाते हैं। यह चुनिंदा पीड़कों एवं आर्थ्रोपोड्स को ही नष्ट करते हैं। नष्ट करते हैं, ठीक है। यह जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस समूह के सदस्य हैं। इनके द्वारा नैरो स्पेक्ट्रम
नैरो स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होता है। नैरो स्पेक्ट्रम प्रदर्शित होता है अर्थात चुनिंदा पीड़कों को ही नष्ट करते हैं, जबकि इनके द्वारा मनुष्य, जंतु, मछली, चिड़िया, नॉन टारगेटेड एनिमल्स पर प्रभाव नहीं होता है। ठीक, प्रभाव नहीं होता। सिलेक्टेड पेस्ट को ही ये डिस्ट्रॉय करते हैं, है ना। अब बड़ी खास बात, यहाँ पर जो पीएमटी में क्वेश्चन बन चुका है, देखो बायो कंट्रोलर का उद्देश्य यही है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि आप सेलेक्टेड जो हार्मफुल हैं, जो फसलों को नुकसान डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं, आप उन्हीं को ख़त्म करें। आप सारे नेचर के पेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश न करें। अगर ऐसा करोगे तो कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और अल्टीमेटली वो इंसान के लिए ही हानिकारक होगा। ठीक है, तो अतः इनके द्वारा सही मायने में इनके द्वारा हानि रहित जीवों को संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किया जाता है, जो वास्तव में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM की सही मायने में उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्लियर? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट।
बहुत बढ़िया ये सेगमेंट है ना। तो जहाँ ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, हम उसे लाइन टू लाइन शब्द के साथ एक्सप्लेन करते हैं, और ख़ास तौर से वो एनसीईआरटी में लिखा होना चाहिए। फालतू की स्टडी किसी काम की नहीं है ना। कोई इधर उधर की बातें बताकर, समझाकर आज की डेट में खुद भी टाइम ख़राब करता है और बच्चे को भी डाइवर्ट करता है अदर चीज़ों में, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं। 100% पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है कि इस सेगमेंट से कोई भी आउट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता। क्लियर ये बात। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें, उनकी चीज़ों को समझते रहें। समझाने के लिए मेरे थोड़े लेक्चर को सुने कम से कम ध्यान से, क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं जो हम तुम्हें समझाते हैं। जैसे ये है पॉलीन्यूक्लियोहेड्रो, ये शब्द है। तो ये एक्चुअली एक वायरस का खास ग्रुप माना जाता है, क्योंकि वायरस को किंगडम वायरा में रखा जाता है अगर इसके क्लासिफिकेशन में जाएं तो। फिर किंगडम वायरा को 2 ग्रुप में बांटते हैं। एक है जिसमें आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता है, उन्हें हम कहते हैं राइबोवायरा, और जिनमें डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोवायरा कहलाता है। अब फिर इन्हें उनकी शेप के आधार पर बांटा जाता है, वो सर्कुलर हैं, वो एलोंगेटेड हैं, या पॉलीहेड्रल हैं। तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो जैसे वो होता है अपना बैक्टीरियोफाज, तो उससे रिलेटेड ये ग्रुप है, और इसी ग्रुप के ये सदस्य माने जाते हैं। क्लियर। तो ये एक अच्छा सेगमेंट था। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में एक्चुअली थ्योरिटिकल ज़्यादा है ना, और ऐसा भी नहीं है कि बात समझ में ना आए, आसान। ठीक है, ये तो अपन उस पर ही बात करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण इस सेगमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट में आप समझिए कि एक्चुअली सीवेज लाइन, सीवर लाइन जिसे बोलते हैं, ये बड़े बड़े नगरों में, शहरों में पाई जाती है। गाँव में, छोटे कस्बों में ये नहीं होती है नॉर्मली। तो होता ये है कि बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग, काफ़ी जनसंख्या निवास करती है, तो इनका जो बाहित मल है वो एक्चुअली एक लाइन के जरिए, पाइपलाइन के जरिए शहर से बाहर ले जाया जाता है, और उसे वाटर रिसोर्स में ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झील हो, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगर हम इससे एज इट इज जैसे वहाँ पहुँचा है वैसा का वैसा अगर नदियों में ऐड कर देते हैं, तो नदियों में जल प्रदूषण और उच्च स्तर पर पहुँच जाता है, जो हमारी प्रकृति के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक। कहा जाता है कि यमुना में 70% जो वाटर पॉल्यूशन आता है वो दिल्ली की वजह से आता है। दिल्ली महानगर के मध्य से लगभग यमुना जी का प्रवाह है, यमुना जी गुजरती हैं, तो मोस्टली जो शहर का सीवेज है वो ट्रीटेड फॉर्म में, अनट्रीटेड फॉर्म में वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। गंगा यमुना जो इंडिया की मेजर बड़ी बड़ी नदियां हैं, और ये ज़्यादा घनत्व वाले इलाके में भी पाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इनमें प्रदूषण की मात्रा भी ज़्यादा है। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो हो ये रहा है कि अब इसका एक तरीका है कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं शहर के कई इलाकों में, और उस उपचारित जो सीवेज है, ट्रीटेड जो सीवेज है, बाहित मल, उसे ही नदियों में जोड़ें। तो होगा ये कि जल प्रदूषण की मात्रा काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। इज दैट क्लियर? ऐसे ये अब इस
का जो तरीका है वो ध्यान से समझिए। ये कैसे ये प्लांट काम करता है, सीवेज ट्रीटमेंट काम कैसे करता है। इसमें मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ही एक डायग्राम बनाया है। आप इस डायग्राम को 100% बनाएं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी की लाइन जो है उन पर बेस्ड है। तो अब आप समझते हैं, हमने यहाँ पर इंग्लिश के शब्द यूज किए हैं, तो आप लोग भी एक बार इसे ऐसे के ऐसे लिख लें और चीज़ों को समझ लें, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाती हैं। अब इसमें दो उपचार की विधियाँ हैं, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें छानना और अपसादन के द्वारा हम सीवेज का उपचार करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाहित मल है वो एक्चुअली डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बैक्टीरिया, फंगस, ये जो कि सेप्रोफाइट हैं, ये भी प्राकृतिक तौर पर अपघटित कर सकते हैं। तो दूसरा जो ट्रीटमेंट है जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं वो एक्चुअली एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम भौतिक उपचार मान सकते हो, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती। अब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो कॉलोनी है या घर है ना, ये घर मान लो, यहाँ से या ये जो बाहित मल आ रहा है वो एक्चुअली क्या होता है, इन पाइप में, इसे सीवेज लाइन कहते हैं, है ना, ये सीवेज लाइन कहलाएगी। अब आपने देखा होगा शहरों में जो मेन रोड होते हैं उनके बीच में इस तरीके से कंक्रीट का एक गोल गोल कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक्चुअली उसके अंदर बहुत बड़ा सेटलिंग टैंक होता है। तो होता ये है कि अच्छा, जहाँ सीवेज होता है वहाँ पर नालियाँ नॉर्मली नहीं होती हैं, क्योंकि घरों का जो पानी है, वेस्टेज, बाथरूम का जो वाटर है, वो भी उस सीवेज में ही डाल दिया जाता है। अब बरसात के पानी के लिए क्या होता है, अब रोडों पर तो बहुत सारा कूड़ा करकट, गंदगी पड़ी होती है, पॉलीथीन पड़े होते हैं। अब इनको भी अगर सीवेज में डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं सीवेज ब्लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें एक काम होता है फिल्ट्रेशन। तो जो बाहर का पानी आ रहा है वो एक्चुअली यहाँ पर फिल्ट्रेशन, एक नेट टाइप स्ट्रक्चर होता है साइड में, है ना, कॉर्नर्स पर, और वहाँ से एक पाइप सीधे जाके सीवर लाइन में जोड़ दिया जाता है। तो बरसात का पानी इसके जरिए अंदर चला जाता है, ठीक है, और बाकी सीवेज अंदर ही अंदर चलता है, सीवेज बाहर नहीं चलता है। तो ये तो हो गया फिल्ट्रेशन, छानना। इसमें कूड़ा करकट, बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ईंट, ये सब को अलग कर लिया जाता है। और जो सुबह सुबह म्युनिसिपल पार्टी के लोग आते हैं, सफाई कर्मी, वो इन सभी जो फिल्टरिंग पॉइंट हैं, छलनी है, उन्हें साफ करते रहते हैं, ठीक है। अब जो सीवेज है, सीवेज में भी क्या होता है कि अब जो छलनी है उसमें से बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल तो अलग हो गए, लेकिन रेत है, धूल है, आपके रोडों पर बहुत सारी होती है, बरसात के पानी के साथ ये उसमें जा रही है। तो इसमें क्या होगा, कहीं सीवर लाइन चौक ना हो जाए, तो इसके लिए ग्रिड टैंक पहले बनाया जाता है। ग्रिड टैंक क्या होता है कि ये जो पाइप फ्लो होके चल रहा है उसमें जो रेत है, मिट्टी है, तो उसकी जो डेंसिटी है ज़्यादा है, वो भारी है, तो वो किसी पानी के साथ अगर फ्लो होगा, उसमें सीवेज भी चल रहा है, रेत भी चल रहा है, मिट्टी भी चल रही है, कंकड़ भी चल रहा है, तो वो पहले सेडिमेंट हो जाएगा, और जो सीवेज है वो फिर भी फ्लोट करता है वाटर के अंदर। तो ये जो रेत है, बालू है, वो यहाँ पर सेटल हो जाएगा, और जो बाहित मल है, सीवेज सॉलिड, टैंक में जाके सेटल हो जाएगा। अब ये काफ़ी चौड़े होते हैं, डेप्थ होती है इनकी 10 से 15 फीट तक लंबे चौड़े होते हैं, और इसमें ये सीवेज टेम्परेरी बेसिस पर स्टोर रहता है। फिर धीरे धीरे पानी के साथ में ये डिग्रेड होना स्टार्ट होता है, और छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में अब ये सीवेज आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, यानी कि प्राथमिक उपचार से निकला हुआ एक्सक्रीटा, बाहित
स्त्राव। तो ये एक्चुअली अभी अभी प्राथमिक उपचार हुआ, मीन्स फिल्ट्रेशन हुआ, और दूसरा सेडिमेंटेशन हुआ। ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस मतलब अवसादन, अवसादन मतलब किसी चीज़ को ज़मीन की ओर बैठा देना, तो इसे हम कहते हैं अवसादन, अवसादन, ठीक है, अवसादन। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। अब इससे जो उपचार थे, यानी कि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, इसमें कोई माइक्रोब्स का यूज नहीं हुआ। अब कहा जाता है कि इसे अब एयरिंग टैंक में ले जाया जाता है। मैंने ये यहाँ पर सीधे सीधे मिक्स एक टैंक बना दिया है, एयरिंग टैंक होता है, और वहाँ पर एयर की सप्लाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो ये आया है इस पॉइंट पर जो चीज़ होगी उसका जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये तो होगा ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। अभी ये डिग्रेड नहीं हुआ है। अब जब इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, इसमें अपन इस टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम देते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसे तब तक उपचारित किया जाता है जब तक कि यहाँ का बीओडी, क्या बीओडी कम नहीं हो जाता। तो बीओडी इस पॉइंट पर क्या होता है? कम होता है। यहाँ इस पॉइंट पर जब डाला ऐड किया जाता है तो बीओडी मैक्सिमम होता है। अब इसमें क्या होता है कि उपचार चलता है। इसमें हम वो जो माइक्रोब्स हैं वो तो इसके साथ ही आते हैं। इसमें एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें फंगस होते हैं। अच्छा, ये क्यों ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है? कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहा जाता है कि 1 लीटर सीवेज वाटर को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी कहते हैं। ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बैक्टीरिया इसे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इसमें एजिटेटिंग भी होता है, ये रोटेट भी होता है ना। ऐसे याद रखना कि ये एक रोटेटर भी है, यहाँ पर एजिटेटिंग प्रोसेस भी होती है, ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे इसमें ऐसे रॉड टाइप के लगे रहते हैं, ये इसको ऐसे रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने का उद्देश्य ये है कि जिससे कि हर जगह का जो बैक्टीरिया है उसे सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके। तो एजिटेटिंग होता है और इस तरीके से यहाँ पर डिग्रेड होता है। फिर एक और टैंक होता है, वो सेटलिंग टैंक एनसीईआरटी ने कहा है, उसमें सेटल डाउन किया जाता है और वहाँ पर फ्लक्स बनते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा जब दूध फट जाता है तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस हमें नज़र आते हैं पानी में तैरते हुए, तो वैसा ही ये फ्लक्स है। उसमें छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही यहाँ पर सीवेज में नज़र आता है, क्योंकि ये रोटेट होता है। यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई है, बैक्टीरिया और फंगस ने इस पर वर्क किया है, और फिर उससे होता क्या है? उससे होता ये है एक्चुअली कि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक्टिव स्लज बन जाता है। अब इसकी बीओडी कम हो चुकी है, इसे तब तक उपचारित किया जाएगा जो फ्लक्स है जब तक कि इसका बीओडी कम नहीं हो जाता है ना। अब ये कहीं ना कहीं डिग्रेड हो चुका है, आप ऐसे समझ लो। एक जल के प्रदूषण का सीधा सीधा इंडिकेशन होता है बीओडी, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जिसका बीओडी कम होगा समझ लो वो कम प्रदूषित है, जिसका बीओडी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रदूषित है। तो जब बीओडी कम हो जाता है तब इसे बाहर निकाला जाता है, मेजर अमाउंट है, और ये एक्टिव स्लज है। ये इसमें प्राइमरी इफ्लुएंट में दोबारा ऐड कर दिया जाता है थोड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये एक इनोकुलम की तरह काम करता है। जैसे याद करो, दूध से दही बनाते हैं तो शाम के टाइम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें एक चम्मच दही जोड़ा जाता है, वो एक जावन की तरह काम करता है, निवेशी द्रव्य की तरह काम करता है, उसे इनोकुलम कहा जाता है। तो वैसे ही इसमें कुछ अमाउंट में प्राइमरी इफ्लुएंट आता रहता है और ये भी जुड़ता रहता है, तो ये चीज़ पहले से ही मिक्स हो जाती है। मैक्सिमम बैक्टीरिया, मैक्सिमम वायरस मिक्सअप होते हैं और ये घुमाता है, तो
पूरे टैंक में ये सारे बैक्टीरिया वायरस मिक्सअप हो जाते हैं, सफिशेंट उनको ऑक्सीजन मिलती है, मैक्सिमम ये सर्वाइव करते हैं, तो जल्दी से ही इस सीवेज को डिग्रेड कर देते हैं। अब ये एक्टिवेटेड स्लज है, अब इसमें इसे ले जाया जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक यहाँ पर अदर टाइप के अन्य प्रकार के जीवाणु हैं जो अवायवीय परिस्थितियों में काम करते हैं, खासतौर से मीथेन प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर ले जाया जाता है। ये एयर टाइट पैक होते हैं टैंक। यहाँ पर बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है जिसमें ये मिक्सचर है, और इस बायोगैस का हम उपयोग कर सकते हैं एज ए फ्यूल, जलाने में, लाइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जाता है इससे जो निकलता है वाटर और जो सीवेज है वो ज़्यादातर मैक्सिमम फॉर्म में डिग्रेड हो चुका है, और अब अगर हम नदियों या जल स्रोतों में डालते हैं तो ये ज़्यादा हानिकारक नहीं माना जाता है। इसे हम ट्रीटेड सब्सटेंस मानते हैं, इसे सेकेंडरी इफ्लुएंट कह सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इफ्लुएंट है और इसे अब अपन जल स्रोतों में डाल सकते हैं। इसमें और अगर उपचार करना है तो इसमें क्लोरीन का भी उपचार कर सकते हैं। याद करो शहरों में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन का ट्रीटमेंट होता है ना, जो नदियाँ आदि से आता है तो उसमें क्लोरीन का ट्रीटमेंट होता है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है ना ऐसे। ठीक है। अब जो फ्लक्स क्या होते हैं, तो फ्लक्स एक्चुअली एक बंच टाइप का होता है, और वो उसमें क्या है, सैप्रोफाइट बैक्टीरिया है, फंजाई है, एंड डाइजेस्टेड स्लज भी मौजूद होता है। डाइजेस्टेड स्लज भी मौजूद होता है, ठीक है, ये चीज़। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इसे बना लें अपने एनसीईआरटी को, जैसे रीड करोगे ना तो आपको एज इट इज़ इस डायग्राम में वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। एयर पंप है और इससे हम ऑक्सीजन की सप्लाई वापस दे रहे हैं, और ये लिटिल अमाउंट में इस प्राइमरी इफ्लुएंट के ज़रिए हम इसे ऐड भी कर रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं, है ना। तो जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है, अदर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी यहाँ पे लिखा है, तो ये बायोगैस है, इसे एनर्जी और इन्फ्लुएंशन में यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज़, एक्चुअली गंगा और यमुना की सफाई के लिए बहुत सारे इंडिया में प्रयास किए गए। कहा जाता है कि राजीव गांधी जी के शासनकाल में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। आप सुनते भी होंगे, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो एक्चुअली गंगा जी और यमुना जी के जो सफाई अभियान है उस पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और नो डाउट लार्ज स्केल पर इसके लिए काम भी हुआ है। गंगा को काफ़ी हद तक सेफ बनाने के लिए उन्हें कई कदम उठाए गए हैं, नो डाउट बहुत सारा पैसा भी खर्च किया गया है। तो इसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है, ठीक है। तो यहाँ गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की बात करी गई है। कोई अगर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान की जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो किसने की थी, तो वो एक्चुअली शुरुआत करने वाले जो थे वो थे अपने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, समझ गए। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे वाटर सोर्स में ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद में अपन इसमें इसका थ्योरी लिखने की कोशिश करेंगे, तब ये बातें आपको टोटली समझ में आ जाएंगी। ये तो मैंने आपको पहले समझाया, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी को रीड करो, और फिर अपन इसमें अगले लेक्चर में थ्योरेटिकल लिख लेंगे जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट। ओके, थैंक यू।